हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो मैंने है ना फॉर्मेट रेडी रखा है, मतलब इसको है ना मैंने पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट तैयार रखा है। तो वन बाय वन जो हर एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको क्लासिफाई करते हुए जो जिस कैटेगरी के अंडर में आएगा उसको उस कैटेगरी के अंडर में हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पर दिया है मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट। तो आपको याद रखना है किसी भी कंपनी का कैपिटल अकाउंट रहने दो, भले किसी पर्सन का मतलब फर्म का कैपिटल अकाउंट रहने दो, भले किसी पर्सन का कैपिटल अकाउंट रहने दो, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको पर्सनल अकाउंट के अंडर में कैटेगरी में लिखना है। देन सेकेंड लूज टूल्स दिया है। तो जो लूज टूल्स होता है वो है ना रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट इज नथिंग बट एसेट्स। इसको हम एक तरीके से इसे हम एसेट्स भी बोलते हैं, ये एसेट्स वाला अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट इज नथिंग बट एसेट्स अकाउंट। तो लूज टूल्स को हम रियल अकाउंट की कैटेगरी के अंडर में लिख देंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे हम लूज टूल्स को एंड हम इसे लिखेंगे रियल अकाउंट के कैटेगरी में। नाउ थर्ड वन दिया है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपको याद रखना है, जब भी ड्राइंग्स आता है तो ड्राइंग्स जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो किसी बंदे की पर्सनल विड्रॉवल की हुई होती है, किसी पार्टनर की, किसी पर्सन की। तो बिजनेस से जब कुछ विड्रॉ किया जाता है तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। आपको सभी को पता है, ये आपका कलरिंग करने वाला ड्राइंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ड्राइंग्स मतलब जो विड्रॉवल, पर्सनल विड्रॉवल, तो ये पर्सन अकाउंट के अंडर में आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा। देन नेक्स्ट जो टर्म है वो है कार्टेज। तो जो कार्टेज है, ये कार्टेज जो यहाँ पर दिया हुआ है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो स्टेशनरीज मतलब यहाँ पे जो स्टेशनरी के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम उसे नॉमिनल अकाउंट होता है। जो डे टू डे वाले जो एक्सपेंसेस इनकम होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरीज में लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कार्टेज वो हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर में से लिखेंगे, कार्टेज अकाउंट। देन नेक्स्ट दिया है फिफ्थ टर्म है वो प्रीपेड रेंट। तो जब भी प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो कोई भी प्रीपेड इनकम रहने दो, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम रहने दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस रहने दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहने दो, तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज ये है ना आपको पर्सनल अकाउंट के अंडर में लिखना है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स है, तो इसे पर्सनल अकाउंट के अंडर में ही हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर जो प्रीपेड रेंट दिया है वो प्रीपेड हम लिखेंगे। प्रीपेड मतलब एडवांस में पेमेंट किया है, एडवांस में पेमेंट कर दिया रेंट का, तो हम इसे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लिख लेंगे। नेक्स्ट जो हमको दिया है वो दिया है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट एसेट होता है कंपनी। देखिए आप सीडी वगैरह है, आप कोई मूवीज है जब रिलीज होती है तो उनको कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं कंपनी का, क्योंकि वो अगेंस्ट होता है। तो ये कंपनीज को कॉपीराइट करवा के लेना होता है। तो ये जो कॉपीराइट होता है वो कंपनी के लिए रियल अकाउंट होता है, उसका एसेट होता है एक तरीके से, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए रहता है। तो यहाँ पे कॉपीराइट अकाउंट को हम लिखेंगे रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट जो टर्म दिया है वो दिया है पेटेंट। तो पेटेंट भी है ना कंपनी को लाइसेंस, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो कंपनी पेटेंट्स लेती है जब, तो वो भी है ना हमको लिखना है रियल अकाउंट के अंडर में, क्योंकि वो कंपनी का एसेट होता है एक तरीके से, एसेट के अंडर में ही हम उसको लिखते हैं। और इन अकाउंट्स को राइट ऑफ, पेटेंट को राइट ऑफ भी किया जाता है, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन की जगह पे इसको रिड्यूस राइट ऑफ किया जाता है। ये 10 ईयर्स के लिए, 8 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, इस तरीके से पेटेंट लेती है कंपनी। देन नेक्स्ट जो टर्म है वो है आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो आउटस्टैंडिंग इनकम हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ, तो ये सब आपको वो किसके कैटेगरी में लिखना होता है, हमको इसे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लिखना होता है। तो हम आउटस्टैंडिंग इनकम को पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में हम इसे लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट। देन नेक्स्ट जो टर्म दिया है वो यहाँ पर हमें दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो कोई भी एक्सपेंसेस, हम पहले ही बात कर चुके हैं, कोई भी एक्सपेंसेस रहने दो, कोई भी प्रीपेड इनकम रहने दो, तो वो हमको किसी पर्सनल अकाउंट के अंडर में लिखना है। तो हम यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लिख देंगे।
देन नेक्स्ट जो टर्म दिया है वो यहाँ पर दिया है कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड है, ये कमीशन रिसीव्ड हुआ, कमीशन पेड हुआ, तो ये सब है ना यहाँ पे रिसीव्ड है तो ये इनकम है, तो ये है ना डे टू डे, मतलब ये लेस देन 1 ईयर वाले इनकम्स होते हैं कमीशन रिसीव्ड। तो यहाँ पर हम इसको कमीशन रिसीव्ड को नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लिख देंगे कि कमीशन रिसीव्ड कर कर हमको इसे नोट डाउन कर लेना है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। देन नेक्स्ट हमको दिया है फ्रेट। तो जो फ्रेट चार्जेस होता है, फ्रेट अकाउंट है, ये भी ये चार्जेस होते हैं एक तरीके से। तो इसको हम नॉमिनल, मतलब ये जो मतलब कूली वाले जैसे चार्जेस होते हैं, कूली कैसे चार्ज करता है जब हम यहाँ ट्रैवल करते हैं और रेलवे स्टेशन पे कूली चार्ज करता है, तो यहाँ पे फ्रेट चार्जेस होता है। तो फ्रेट अकाउंट है, इसको भी हमें नॉमिनल अकाउंट के अंडर में लिख लेना है। देन नेक्स्ट जो दिया है 12th टर्म वो है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस का एसेट होता है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, तो हमको इसको रियल अकाउंट में लिख लेना है, प्लांट एंड मशीनरी को, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट जो हमको यहाँ पर दिया है वो दिया है लाइफ स्टॉक। तो सॉरी नॉट लाइफ स्टॉक, सन्ड्री इनकम दिए। तो जो सन्ड्री इनकम है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो आपको याद रखना है सन्ड्री इनकम, सन्ड्री एक्सपेंसेस है वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म दिया है 13th टर्म सन्ड्री इनकम, हम लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट के अंडर में, सन्ड्री इनकम अकाउंट करके। नेक्स्ट उसके बाद जो टर्म दिया है वो हमको क्या दिया है यहाँ पर लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक जैसे देखो गाय भैंस इन सबको तबेले में रखते हैं, उनको पालते हैं, तो इसी तरीके से किसी का भी जो कंपनी का या किसी फर्म का लाइफ स्टॉक होता है वो उसके लिए एसेट होता है। तो हमको इससे है ना एसेट्स के अंडर में लाइफ स्टॉक को लिख लेना है। तो यहाँ पर 14th जो है वो लाइफ स्टॉक हम एसेट्स रियल अकाउंट के अंडर में मतलब लिख लेंगे इसको, लाइफ स्टॉक अकाउंट। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये है ना कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस वगैरह जो है तो ये सब हमको है ना नॉमिनल अकाउंट के अंडर में लिखना है। तो ये जो 15 टर्म है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एक तरीके से एडवर्टीजमेंट हो गया, राइट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में बांटा जाता है कंपनी के द्वारा। तो कंपनी के लिए एक खर्चा ही है, एक्सपेंडिचर ही है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर में लिख लेंगे। देन नेक्स्ट दिया है राधिकास अकाउंट। तो जैसे मैंने कहा किसी भी पर्सन का अकाउंट हो, किसी कंपनी का अकाउंट हो, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट के अंडर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम राधिकास अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, हम इसे पर्सनल अकाउंट के अंडर में लिख देंगे, राधिकास अकाउंट। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म दिया है वो है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो जैसे हमने बात की आउटस्टैंडिंग वेजेस रहने दो, आउटस्टैंडिंग इनकम रहने दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी रहने दो, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड वाला है जो भी जो प्रीफिक्स के साथ आएगा, प्रीफिक्स मतलब हम पहले लिखते हैं, तो प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग वर्ड के साथ जो आएगा तो वो आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम, तो ये सब आपको है ना पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लिखना है। तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग वेजेस है उसको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लिख देंगे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। देन नेक्स्ट जो टर्म हमको दिया है वो दिया है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो लॉस है तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। लॉस होने दो, प्रॉफिट होने दो, सब नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आते हैं। तो आपको याद रखना है जब भी कोई भी लॉस है तो लॉस को आपको लॉस ऑन फायर, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, तो आपको उसे नॉमिनल अकाउंट के अंडर में लिख देना है, फर्नीचर अकाउंट। देन नेक्स्ट ऐसे ओनली फर्नीचर अकाउंट होता तो हम उसको रियल अकाउंट के अंडर में लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है लॉस ऑन फर्नीचर दिया है। लॉस ऑन फर्नीचर मतलब फर्नीचर बेचने के टाइम पे फर्नीचर पे लॉस है ना वो बुक हुआ, तो लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ, तो वो यहाँ पे तो अमाउंट तो नहीं है हमको, तो वो लॉस है ना हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में मतलब। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट दिया, तो किसी भी बैंक का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी फर्म का नाम, तो ये नेम है तो इसको हमको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लिख लेना है। तो 19th जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे 18th टर्म था, 19th बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि एक बार आपको कैटेगराइज करने आ जाएगा तो फिर 2 एस्पेक्ट्स जो फाइंड आउट करने हैं हमको तो वो टर्म्स हम इजीली सीख सकते हैं। इसीलिए इसका ये आना आपको जरूरी है। आपको इसकी 2 एस्पेक्ट्स अकाउंट में निकालने के लिए आपको पहले उसे कैटेगराइज करना आना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है, क्या नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट हमको दिया है लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट यहाँ पर
जब भी कोई भी लोन है तो ये लोन अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, किसी बंदे से लोन लिया हुआ है, तो पर्टिकुलर पर्सन से तो किसी इंस्टीट्यूशन से लोन अकाउंट हमको पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में लिखना है। देन नेक्स्ट दिया है कि कंप्यूटर अकाउंट। तो कंप्यूटर अकाउंट का हाँ क्या होता है, कंप्यूटर एसेट्स होता है बिजनेस का, वो एसेट्स होता है। तो यहाँ पे हम बिजनेस में मतलब इसको रियल अकाउंट की कैटेगरी में, ये एसेट है तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में कंप्यूटर अकाउंट लिख लेना है। देन नेक्स्ट दिया है हमको लीगल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जब भी मैंने कहा, जब भी एक्सपेंसेस की बात आती है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड को छोड़कर जब भी कोई भी एक्सपेंडिचर्स है तो उस एक्सपेंडिचर को हम है ना नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लीगल एक्सपेंसेस आ जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट। देन नेक्स्ट दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब है ना लंबे समय के लिए पैसा है ना हम लोग है ना बैंक के पास जमा करा देते, एफडी निकाल लेते, उसके एफडी वर्ड सुना होगा आपने। तो फिक्स्ड डिपॉजिट ये बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस का ये एसेट होता है। क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सब बाइफर्केशन कर रहे हैं, मतलब हम बाइफर्केशन मतलब हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ये है ना रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि बिजनेस का एसेट्स होता है। देन नेक्स्ट टर्म दिया है हमको इनकम रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब रिसीव होगा, तो रिसीवेबल, पेबल, इस तरीके के जो वर्ड्स आएंगे तो वो हमको कहाँ पे लिखना है, उसको हमें पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लिखना है। तो यहाँ पर ये जो 24 टर्म है इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, इसे हम पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे। रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल, पेबल, ये पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा। देन नेक्स्ट ये है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस है, फीस वगैरह है कोई भी, तो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस हो गई, ये सब जो है वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगी। तो यहाँ पर हम उसको ऑडिट फीस अकाउंट को हम लिख लेंगे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। देन नेक्स्ट जो टर्म दिया है वो ट्रेडमार्क। तो जैसे मैंने कहा पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो ये सारे के सारे लाइसेंस लेती है कंपनी। तो ये ट्रेडमार्क को कंपनी के लिए क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे रियल अकाउंट की कैटेगरी में हम ट्रेडमार्क रिकॉर्ड कर लेंगे। ट्रेडमार्क अकाउंट, लोगो लेना पड़ता है कंपनी को। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, लॉस बाय फायर। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी लॉस है तो हमको उसे नॉमिनल अकाउंट के अंडर में लिखना है। तो यहाँ पे लॉस बाय फायर हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लिख देंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे इसको, तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन नेक्स्ट है वो है मोटर कार। तो मोटर कार बिजनेस की मोटर कार है तो एसेट हो गया। तो यहाँ पर हम 28 जो ट्रांजेक्शन है मोटर कार, उसको रियल अकाउंट के अंडर में लिख देंगे, मोटर कार अकाउंट। देन नेक्स्ट दिया है इनकम टैक्स अकाउंट। इनकम टैक्स अकाउंट कंपनी के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंडिचर हो गया कंपनी के लिए, राइट। लेकिन वो इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल अकाउंट पे होता है। इनकम टैक्स कभी भी पर्सनल पे हो गया, कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर मतलब बंदे का किसी पर्सन का इनकम पे वो टैक्स लगा है, तो उसको इनकम टैक्स अकाउंट हम है ना पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन की उस पे इनकम पे लगा है तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो 29 जो टर्म है इनकम टैक्स अकाउंट हम पर्सनल, किसी इंस्टीट्यूशन का इनकम टैक्स हो, भले किसी बंदे का पर्टिकुलर पर्सन का हो, तो उसे पर्सनल अकाउंट के अंडर में लिखेंगे हम। नेक्स्ट दिया है जीएसटी अकाउंट। तो जीएसटी होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा, वो टैक्स है वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में हम लेंगे। तो यहाँ पे 30th जो टर्म है वो गुड्स एंड, यहाँ पे जीएसटी दिया था, हम भी जीएसटी लिख लेते हैं। और जीएसटी अकाउंट और जीएसटी का फुल फॉर्म दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी है ना मैथ्स में किया है, आपने अलजेब्रा में किया है, राइट। तो यहाँ पे 9th में एंड 10th में आपने किया है। देन नेक्स्ट दिया है सिद्धि विनायक ट्रस्ट अकाउंट। तो किसी भी ट्रस्ट का अकाउंट, जैसे मैंने किसी कंपनी का अकाउंट होने दो, किसी भी ट्रस्ट का अकाउंट होने दो, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट होने दो, वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो हम यहाँ पे सिद्धि विनायक, किसी भी मंदिर का रहने दो, किसी भी चर्च का रहने दो, मस्जिद का रहने दो, तो वो अकाउंट जो है वो इसके अंदर में ही आएगा। किसके अंडर में, पर्सनल अकाउंट के अंदर में। सिद्धि विनायक ट्रस्ट अकाउंट। मुझे कर्सिव लिखने की आदत है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे प्रिंट मतलब डिमांड हुई थी भी प्रिंट लेटर्स लिखो, तो वो लिख रही हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट ये ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट है वो एसेट हो गया कंपनी का, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो कंपनी के एसेट हो जाते हैं, तो किसी भी फर्म के एसेट हो जाते हैं, बिजनेस के एसेट हो जाते हैं। तो हम ऑफिस इक्विपमेंट को हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में लिख लेंगे।
आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हो सकता है कि यहाँ से मैं जब मूव करूँ तो पेज आप ले ना पाओ। कंप्लीट स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। नेक्स्ट जो दिया है वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, किसी भी स्टेशनरी का स्टॉक कंपनी के पास जो रह जाता है या फर्म के पास रह जाता है। स्टॉक मतलब एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक जो कंपनी के पास बच जाता है, फर्म के पास बच जाता है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होता है, वो क्या होता है, वो रियल अकाउंट के अंडर में हम लिखेंगे। वो कंपनी का एक तरीके से एसेट होता है, बाद में कंपनी उसको फ्यूचर में बेच सकती है। तो ये जो स्टॉक होता है ना, वो पर्टिकुलर ईयर में है ना कंपनी यूज नहीं करती है, फिर नेक्स्ट ईयर में या फर्म जो है, बिजनेस यूनिट है, वो अगले अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको यूज करने वाली है। तो ये स्टॉक बच गया तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। नाउ नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या कोई भी पेमेंट एडवांस में किया है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में हम इसको लिखेंगे। तो किसी पर्टिकुलर बंदे से रिसीव हुई है ना, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा, इन एडवांस अकाउंट। देन नेक्स्ट जो दिया है टर्म वो है यहाँ पर, हम इंडियन रेलवेज, हमने 34 नहीं लिया, इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवेज है तो ये इंडियन रेलवेज अकाउंट है, तो पर्टिकुलर इसका अकाउंट है, किसका, पर्टिकुलर ये जो पब्लिक सर्विसेज है, तो यहाँ पे इंडियन रेलवेज अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंडर में ही हम लिखेंगे। देन नेक्स्ट जो टर्म दिया है वो दिया है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एडवांस अकाउंट। तो यहाँ पे जो डिविडेंड जो है ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड है एडवांस अकाउंट करके आएगा, तो उसको हमको नॉमिनल अकाउंट के, ये क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस, एक तरीके से कंपनी को अगर किसी इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड मिलता है, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड मिलता है, तो उसे हम है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इसमें मतलब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में उसको हम उसको रख देंगे। तो यहाँ पे 36 जो टर्म है वो हम डिविडेंड लिखना है हमको, ये कैंसिल ही करना पड़ेगा मुझे। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये शेयर्स वगैरह में पैसा लगाते हैं ना, तो ये इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड मिलता है, देन नेक्स्ट जो टर्म दिया है वो है डिस्काउंट अकाउंट। तो जो डिस्काउंट अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। कोई भी डिस्काउंट है रिसीव्ड है या डिस्काउंट पेड है, तो वो हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में डिस्काउंट अकाउंट लिख लेंगे, डिस्काउंट अकाउंट। नेक्स्ट जो दिया है वो राज एंड कंपनी अकाउंट। तो जैसे मैंने आपसे कहा, किसी भी कंपनी का रहने दो, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट रहने दो, तो आपको उससे है ना पर्सनल अकाउंट के इसमें लिखना है। तो राज एंड कंपनी अकाउंट हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लिख लेंगे। देन नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी बोले तो कैसे, किसी मतलब एक मिनिमल अमाउंट रिसीव होता है। जैसे किसी ने बुक लिख कर छोड़ दी, किसी ने, अभी अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के डैडी हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने जितने भी मतलब उन्होंने अपने जो उन्होंने, ही वॉज अ राइटर नो, पोएट थे ना, तो उन्होंने जो भी बुक लिखी है और वो जो मार्केट में जब सेल होती है तो उसका कुछ सर्टेन परसेंट है ना जो प्रॉफिट है वो अमिताभ बच्चन जी को भी मिलता है, तो वो रॉयल्टी रिसीव होती है। तो ऐसे ही बिजनेस यूनिट्स को भी रॉयल्टीज रिसीव होती है। तो ये जो रॉयल्टी है ये है ना, ये शॉर्ट टर्म एक तरीके से इनकम होती है। तो इसको हम है ना रेगुलर इनकम जैसे होती है ये, तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर में ऐसे लिख लेंगे रॉयल्टी अकाउंट को। रिपेयर्स हम भूल गए, रिपेयर्स को भी हमको रिकॉर्ड करना है। 39 जो टर्म है वो रिपेयर्स है। तो रिपेयर्स होता है वो एक्सपेंसेस होता है, तो हमको उसको एक्सपेंसेस है तो हमको उसको नॉमिनल अकाउंट के अंडर में उसको कैटेगराइज कर लेना, उसको नॉमिनल अकाउंट में लिखना है। तो इस तरीके से हमको
कैटेगरीज करना है। अभी ये है ना, आप प्रैक्टिस कर लेना है और बाकी तो आप जैसे जैसे सम सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आ ही जाएंगे। लेकिन है ना, ये कैटेगराइज करना आना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम है ना 2 एस्पेक्ट्स निकालना सीखेंगे और फिर उन 2 एस्पेक्ट को पहचान कर उनका अकाउंट हम जब पहचान पाएंगे कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, तो हम रूल अप्लाई कर सकेंगे कि पर्सनल अकाउंट का जो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर लिखना है, राइट। पर्सनल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट के लिए हम लिखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए जो हम रूल अप्लाई करते हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमको आना चाहिए। तो इसको हमें करने के लिए क्या करना होता है कि हमको पहले कैटेगराइज तो करना आना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमको कौन सा रूल अप्लाई करना है। और रूल अप्लाई करना है तो उसी के हिसाब से फिर हम उसकी जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना सीखेंगे। मतलब उसकी किस तरीके से हमको एंट्री, उसकी ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन सा डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले क्लासीफाई करना आना चाहिए अकाउंट्स को। तो आई होप जितना मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया उतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको है ना टाइम टू टाइम है ना नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।